वेलकम डी स्टूडेंट और डियर फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। आज हम देख रहे हैं जो अपना नेक्स्ट पार्ट है। जैसे कि आपको बता दें, ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और पॉलिटिकल में ये पेपर फर्स्ट के लिए है, चीन की विदेश नीति। और आज ये सेकंड पार्ट है। इसी पार्ट के साथ ये चीन के संबंधित विदेश नीति को पूर्णतः समझ लेंगे। इससे पहले वाला पार्ट में हमने देखा था कि चीन की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है। चीन की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसा उद्देश्य होता है ना, वो व्यक्ति वैसा ही काम करता है। तो चीन की विदेश नीति कैसी है, उसको समझने से पहले उद्देश्य को जान लीजिएगा। अब उद्देश्य अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आज हम इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो चीन की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ है, और दूसरा इस चीन की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषता है ना, वो विशेषता देखेंगे। तो फिलहाल इनकी विदेश नीति कैसे बनी, तो पहला पॉइंट से शुरू करेंगे कि इनकी विदेश नीति बनने में किनका योगदान रहा। क्योंकि एकाएक तो ऐसा है नहीं कि सब्जी बना दी तैयार हो गई, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। तो चीन की विदेश नीति की हम अगर शुरुआत करें तो 1949 के बाद ही चीन एक साम्यवादी देश बना। उससे पहले ये चीन नहीं था, मतलब एक मिलीजुली व्यवस्था थी। लेकिन चीन की स्थापना एज ए साम्यवादी देश के रूप में कब हुई, 1949 से हुई। और तब जब हुई उस समय उसकी नीति क्या थी, उग्र चीनी या उग्र नीति क्या थी। उग्र मतलब कहते हैं ना, अपनी नीति में कोई उदारता नहीं होना, कठोरता रखना या बिल्कुल भी विनम्रता नहीं रखना। अपनी नीति के तहत ये चाहते हैं कि हम पावर जमा पाए, हम किसी भी तरह का नरमी न बरतें। तो इस नीति को कब तक चलाया गया, 1949 से 53 में। तो इस नीति के अंदर दो बातों पे आप ध्यान रखिएगा। चीन में से विदेशी प्रभाव को समाप्त करना। क्या करना, विदेशी में, यानी इन्होंने उग्र नीति के तहत ये किया कि इनके चीन के अंतर्गत विदेशी लोग व्यापार करते थे। तो उन्होंने कहा हम अपना ब्रांड बनाएंगे। क्या करेंगे, हम अपना ब्रांड बनाएंगे, अपनी छाप दूसरे देश में लगाएंगे। तो दूसरे देश को यहाँ आके फ़ायदा न देना है, हम दूसरे देशों से फ़ायदा लेंगे। इस तरह से उन्होंने अपने देश में दूसरे देशों के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त किया। जैसे भारत में उस समय, इससे कुछ समय पहले की बात करें तो ब्रिटेन का प्रभाव था, तो ऐसे ही शायद इसका भी इनके देश पर किसी का प्रभाव था। इसको बिल्कुल समाप्त करना। दूसरा, इस चरण में क्या रखा गया कि चीन का एकीकरण करना। आपको पता होगा, अगर एकता होगी तो ही पावर जमेगा, तो ही अपनी धाक दूसरों पे जमती हैं। परिवार की भी बात करें, अगर एक अकेला भाई रह रहा तो उसको कोई भी कमज़ोर बनाएगा, लेकिन अगर परिवार यूनिटी में रह रहा तो उसका परचम, उसकी पहचान सब जगह बनी रहती है। तो इसने कहा कि हम क्या करेंगे, अपने जो चीनी जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, एक करना है, और सभी में साम्यवादी विचार को बढ़ावा देना है। किसको, साम्यवादी विचार। ध्यान रखना, चीन की स्थापना या अगर कहें वर्तमान में चीन कौन सी विचारधारा को लेकर चलता है, साम्यवादी विचारधारा। तो एक करना और साम्यवादी विचारधारा को लेकर चलना, दो तरीके अपनाए उन्होंने। कब, उग्र नीति के तहत 1949 से 53। फिर उनकी नीति में थोड़ा बदलाव आया। बदलाव कब आया, 1954 से लेकर 57 के समय, जब यहाँ चीन के प्रमुख थे चाओ एन लाई। कौन प्रमुख बने, चाओ एन लाई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नीति में थोड़ा परिवर्तन किया और नीति बनाई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। आपको पता हो 1954 में ही पंचशील सिद्धांत की स्थापना हुई थी, नेहरू जी और चाओ एन लाई, ठीक है ना। यानी इनके मित्रता, उनकी शांतिपूर्ण सहयोगी नीति थी। तो हम ये कहें कि ये वो दौर था जब चीन ज़्यादा आक्रामक नहीं था, ठीक है। लेकिन इस नीति की दो विशेषता है जो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनकी जो विदेश नीति है ना, वो धीरे धीरे बदली है। पहले आक्रामक नीति थी, फिर चाओ एन लाई के द्वारा एक शांतिपूर्ण नीति आ गई। क्यों, क्योंकि इस समय चीनी आकांक्षाओं को पूरा एशिया को आश्वस्त करना, क्या करना, चीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको ठंडे दिमाग में, ठंडे प्रभाव को जमाते हुए धीरे धीरे एशियाई क्षेत्रों को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए एशिया वालों को कि भाई चीन अपना प्रभाव जमा रहा है। तो उसने सभी के साथ मित्रता बनाने की एक पहल की, ताकि अपनी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। आकांक्षा मतलब उम्मीद, इच्छा। तो इसके लिए उसने तरीका अपनाया। दूसरा, उस समय ताइवान क्षेत्र पर, ताइवान के लोग चीनी क्षेत्र को नहीं मानते थे कि ताइवान वाले कहते कि हम आज़ाद हैं, लेकिन चीन कहता था कि ताइवान हमारा क्षेत्र है।
तो ये तनाव था। तो उस तरह में उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान क्षेत्र में तनाव कम कर संधि वार्ता की शुरुआत की ताकि ये समस्या शांत हो जाए। इसके बाद इनकी विदेश नीति में एक नया दौर आता है, नई आक्रामकता, मतलब युद्ध नीति। आपको पता होगा चीन और भारत के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1962। तो अब चीन ने क्या किया, पूरी तरह से एकदम आक्रामक होकर नीति अपनाई कि कोई वार्ता सार्ता नहीं, सीधा युद्ध करेंगे, हमें जो चाहिए हम युद्ध के दौरान वो प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने ध्यान रखना, इनकी विदेश नीति में आक्रामकता की यानी युद्ध की नीति कब सबसे ज़्यादा रही? 1957 से लेके 69 के समय। और इसका एग्जाम्पल तो आपको पता होगा, भारत के साथ जो युद्ध हुआ था, भारत ने कभी नहीं सोचा था कि चीन हमारे साथ युद्ध भी करेगा, लेकिन उन्होंने भारत के साथ युद्ध किया। इसके अलावा बात करें 1959 के अंतर्गत चीन ने भारतीय सीमा पर भी अधिकार किया था और इसके तहत धीरे धीरे इसका प्रभाव है वो अन्य राज्यों में भी ये जमाना चाहता था। और 1956 और 58 में क्या हुआ, इसने हंगरी और 58 इसने रूस के क्षेत्र पर भी धीरे धीरे या उस पर भी अपनी कहते ना प्रभाव असर या इफेक्ट जमाना चाहा। इसने अपने इस युद्ध नीति के तहत धीरे धीरे इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। चीन की एक विदेश नीति का उद्देश्य है अपने क्षेत्र का विस्तार करना। तो विस्तार कब होगा? जब वो युद्ध को प्रायोरिटी देगा। तो युद्ध को जब प्रायोरिटी दी गई तो इसने भारत के ऊपर क्षेत्र पर भी अधिकार किया और इसी तरह से बाकी अन्य देशों को भी हमने अपने झुकाना चाहा, क्योंकि ये तीसरी महाशक्ति बनना चाहता था। तो इस आक्रामक नीति के तहत इसने ये विशेष रूप से ध्यान रखा, अपनी नीति में युद्ध को ज़्यादा महत्व दिया। फिर युआन कूटनीति, युआन जो इसके नए प्रमुख बने, उनकी नीति जो 1969 से बनी और अब तक जारी है। इस नीति में क्या हुआ, ये सभी नीति में बदलाव होते हुए एक नई नीति अपनाई गई, यानी कहते हैं ना पूरी तरह से बदल दिया गया नीति को। और शॉर्ट एंड संक्षिप्त में कहूँ कि इस विदेश नीति को ज़्यादा बड़े हम न समझ के शॉर्ट में कहें तो इस नीति ने क्या किया, अमेरिका ताकतवर था उस समय, अमेरिका कोई चैलेंज नहीं दे सकता था, तो अमेरिका किसी तो करे मित्रता, और भारत जैसे छोटे मोटे जो देश है इनको बातों में बहला फुसलाकर धीरे धीरे अपने नियंत्रण में अधिकार में रखना। तो इस तरह से इनकी नीति आज तक कायम है। ये जो शक्तिशाली देश है उनकी मित्रता रखता है और जो उसको लगता है कि ये मेरे लिए कांटा बन सकता है तो उसको किसी न किसी कारण से वह अपने कब्जे में कर लेता है मित्रता, या किसी न किसी जरिए से प्रभाव जमाए रखता है। तो इसकी विदेश नीति का जो अगर उद्देश्य आपने समझा है तो ये समझ में आ जाएगा चीन की विदेश नीति किन चरणों में और कहाँ तक आकर ये बनती है। ये इनके चरण है कि कैसे चीनी विदेश नीति समय के अनुसार बदली और वर्तमान में इनकी विदेश नीति कैसी है। अब जो इम्पोर्टेंट मोस्ट रहता है वो देखेंगे कि चीनी विदेश नीति के हम उद्देश्य पढ़े, इसका विकास चरण पढ़ा, अब इसकी विशेषता क्या है चीन की विदेश नीति की। अभी जो इम्पोर्टेंट है शायद आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये इस पार्ट या इस वीडियो के नोट से जो आपके काम आएंगे। बाकी नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी साथ में आपको नोट्स करना है। तो नेक्स्ट देखिए चीनी विदेश नीति की विशेषता है। अगर आपको पूछा जाए चीन की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता बताइए तो क्या बताएंगे आप? एक प्रमुख विशेषता, तो एक सबसे प्रमुख विशेषता है आक्रामकता। क्या है? आक्रामकता। अगर आप एक ही शब्द में कहें चीनी विदेश नीति कैसी है? आक्रामक है। इसका पता होगा, इसका नजरिया ये है कि अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना, अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाना चाहता है, इसलिए ये अपनी विदेश नीति में शांति सहयोग तो कम, आक्रामकता की नीति ज़्यादा रखता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अब हम जब इनकी विदेश नीति को पढ़ ही रहे हैं तो जैसे मैं इसकी आक्रामकता इसकी विदेश नीति की विशेषता है, मोटे तौर पे बड़ी विशेषता कहना कि ये एक टॉप विशेषता है। इसका रीज़न मैं बताऊँ तो जैसे कि देखिए 1950 में कोरिया के ऊपर हक जमाने के लिए इसने कोरिया के साथ क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। दूसरा आपको पता होगा बिल्कुल 1962, हाँ 1962 क्या था? भारत के साथ युद्ध कर दिया। भारत ने तो सपने में नहीं सोचा था कि चीन युद्ध भी कर लेगा, इसके साथ भी चीन ने क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। और इस तरह से
इसने अपना प्रभाव जमाया। क्या जमाया? प्रभाव एवं बल को जमाना चाहा। मतलब कहते हैं ना, अपनी एक प्रभाव किसी पर छोड़ने की इसकी ये व्यवस्था थी। इसी तरह 1969 में क्योंकि सोवियत में कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा है। तो 1969 में सोवियत संघ, कौन सी? सोवियत संघ पर युद्ध के द्वारा, और इसी तरह से 1979 में वियतनाम पर भी क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। इस तरह से इसका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके मेरी बादशाहत छोटे मोटे या आसपास के देशों में होनी चाहिए, मेरा प्रभाव जमना चाहिए। ये एक शक्तिशाली और इसकी महत्वाकांक्षा है कि विश्व के शक्तिशाली गुटों में ये गिना जाए। तो इसकी एक विदेश नीति की एक सबसे बड़ी विशेषता है आक्रामकता। ये अपने युद्ध, अपनी ज़रूरतों के लिए युद्ध करने को भी तैयार हो जाता है, और ये इनकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। और आप इसको जब एग्जाम में लिखें तो आपको प्रूव करने के लिए ये पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जैसे आपको कुछ और चीज़ें पता होगी, जैसे अगर मैं बताऊँ तो चीन की जो विदेश नीति है उसमें सहयोग कम होता है, सहयोग कम, प्रभाव ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से सब विशेष नीति की अगर बात करें तो वो तो मैंने आपको काफ़ी समझा दिया, आप विदेश नीति बता भी सकते हैं। लेकिन प्रमुख विशेषता की बात करें तो आक्रामकता होती है, इसलिए वह सहयोग तो कम, वो अपना प्रभाव ज़्यादा जमाना चाहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो समझ में आ गया। अब समय जब बदला तो इसने भी युद्ध के साथ साथ एक नया तरीका अपनाया। नया तरीका जो कहते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए मेरे कोई विरोधी खड़े हैं तो उनको कमज़ोर करना है तो क्या करूँगा? तो मेरे जो विरोधी है उसको कमज़ोर करना है तो उस सामने वाले का जो विरोधी है ना उसको मैं मित्र बना दूँ। मतलब मान लीजिए मैं हूँ और मेरा विरोधी है, तो ये मेरा विरोधी है, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया? चीन ने मित्र बना दिया। क्या बना दिया? मित्र बना दिया। तो जब ये हमारा विरोधी जब चीन का मित्र बन गया तो ये हमारी पोल खोल देगा और इससे चीन डायरेक्ट हमारे ऊपर हावी हो सकता है। ये एक विदेश नीति है। यानी ये भी तरीका है अपना दुश्मन और किसी का भी मान लीजिए हम दो नावों में सवार कर रहे हैं और दो ही नावें ऐसी हैं जो हमें संकट की ओर ले जाएगी, तो ये संभव यहाँ पे भी होता है। जो हमारा दुश्मन है वो किसी और का मित्र हो सकता है, तो इसलिए वह समस्या खड़ी हो सकती है। तो अब इसके 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में चीन की विदेश नीति में क्या बदलाव आ गया है। ऐसे क्या पॉइंट है? जैसे आपको पता होगा चीन की विदेश नीति का एक सबसे प्रमुख है भारत को घेरे रखना। वर्तमान बदलाव, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान बदलाव के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा। पहली तो है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इसको सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी या हिंदी में अगर कहूँ सॉफ्ट पावर की छवि प्रस्तुत करना। सॉफ्ट पावर की तो मतलब ध्यान रखिए कि चीन है वह पहले गुलाम था, एशिया का मरीज कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? एशिया का मरीज। या एक और इसका नाम था जिसको अगर आपको पता हो, चीन को एक और नाम से भी याद किया जाता था, वो था पूर्व का तरबूज। किसे कहा जाता है अगर प्रश्न आ जाए? पूर्व का तरबूज या एशिया का मरीज, तो वो कहा जाता था चीन को। यानी उस समय उतनी ऐसी कंडीशन थी। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे उसने अपनी अर्थव्यवस्था में इतना बदलाव किया कि इसने विभिन्न देशों को कर्ज बांटा है और इसके जरिए वो उस पर प्रभाव डालता है। मान लीजिए हमें राज करना है तो हम पैसा फेंक के उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। जैसे एक बात बताता हूँ, भारत है यहाँ पे, तो चीन यहाँ पे है, चीन भारत के ऊपर हावी होना चाहता, तो इसने क्या कर दिया? विभिन्न देशों को लोन दे दे के इसने अपने अड्डे यहाँ पे
यहाँ पे सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए। क्या कर दिए? सैनिक अड्डे। इस तरह से यह एक तरह से मोतियों की माला बना रहा है, मोतियों की माला। इसका मतलब क्या होगा? भारत को हर तरह से घेर रहा है, यहाँ पे भी अड्डे, यहाँ पे भी सैनिक अड्डे। तब इस तरह से अगर मैं इस पे हमला करूँ तो ये मेरे से हमला करे, इससे पहले इसको भारत को पूरा ही दबा दिया जाए। तो ये इसकी अमेरिका ने इसकी नीति है, जिसको इसने एक नीति अपनाई है, मोतियों की माला। इस तरह से भारत को घेरना चाह रहा है। तो लोगों के सामने तो ये कह रहा है मैं सॉफ्ट पावर की प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में ये अपना खुद का एक ब्रांड बनाना चाहता है। चीन एक ब्रांड, जैसे कहते हैं ना, हमने जैसे कुछ बात करी थी, जैसे आपको याद होगा पुष्पा में जब वो कहते हैं ब्रांड की जब छवि आती है, एग्जाम्पल जैसे आप सीन तो देखा ही होगा, तो ब्रांड जब बनाना होता है तो वो किसी की नहीं सुनता है। तो सीन एक सॉफ्ट पावर में रहते हुए अपनी एक वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहता है। इसके अलावा ये जो मैंने बताया, ये इसकी नीति है समुद्री घेरेबंदी की, समुद्री घेरेबंदी की नीति। तो भारत के जहाँ समुद्र है तो इसने लगभग ये घेर दिया है। और इसमें अगर बात करें तो वर्तमान में क्या है कि चीन को टक्कर देने वाला एशिया में भारत के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इसने भारत जैसे देश को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसने इस नीति का पालन किया है। और इस तरह से इसने हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है, ताकि ये अपने अंडर में रहे, कंट्रोल में रहे। इसके अलावा चीन जो है वह चीन का कश्मीर पर पाक का समर्थन, ये भी एक नीति है। ये तो आपको पता होगा, चीन किसका मित्र है? भारत का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का, क्योंकि अगर लीगली देखें तो कश्मीर हमारे पास होना चाहिए, लेकिन जब ये कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने विश्व न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला गया तो चीन ने किसका पक्ष लिया? पाकिस्तान का। क्यों? जैसे अभी मैंने बताया ना, हमारा दुश्मन किसी और का मित्र हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये घेरना चाहता है। समुद्री इलाकों में भी इसने ऐसे ऐसे घेरे बनाए रखे हैं। इस तरह से यह विवाद जो हुआ था वो हुआ था 13 मई 2017। भारत ने चीन ने पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बनाने के लिए एक समझौता किया, और ये समझौता था 13 मई 2017 को। इसके तहत इसने पाकिस्तान को सहायता पहुंचाई, लोन पे लोन, ऐसा लोन दे दिया कि अब पाकिस्तान की हड्डी मांस में फंसी हुई है, मतलब एक हालत ख़राब हो गई है। क्या कर दिया? जैसे कोई देश कंट्रोल में करना है, ठीक है, तो उसको बिना मांगे पैसे दे दिए। अब वो पैसों का हो गया आदी। फिर कह दिया अब मैं काय का पैसा दूँ, उसने कमाना छोड़ दिया और चीन ने पैसा देना बंद कर दिया। तो अब जो आदी हो गया था वह अब गुलामी भी स्वीकार करेगा। तो ये व्यवस्था इसने जैसे कुछ समय पहले अगर बात करें श्रीलंका में इसने एक बंदरगाह लीज पर लिया, तो श्रीलंका को पैसे दिए। इस मकसद में श्रीलंका को भी अपने कर्ज में ले लिया। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो चीन ने 150 देशों को कर्जा दिया रखा है। कितने देशों को कर्जा दिया है? 150 देशों को, जिसमें लगभग 112.5 लाख करोड़ का कर्ज बांटा है। तो इस तरह से यह आर्थिक साल चलकर विभिन्न देशों को अपने नियंत्रण में रखता है। तो अब ये हम कहेंगे नेक्स्ट यहाँ पे चीन की कर्ज नीति। चीन की कर्ज नीति कितने? लगभग 150 देशों में 112.50 लाख करोड़ ये इसने पैसा देकर उन देशों को अपने मिला दिया, ताकि वे चीन की हर समय हाँ में हाँ मिलाए। तो इस तरह से ये कंट्रोल में रखना चाहता है। और एक है चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। चीन की वन बेल्ट वन रोड, इसके ज़रिए जो चीन जो है वह क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए
कि ये जैसे अपने भारत की बात आ रही है, तो जैसे भारत है, ठीक है ना। तो जब भारत की बात आ रही है तो इसने क्या कर दिया है कि भारत के यहाँ पर इधर इस तरफ का क्या कर दिया, एक रोड बनाई है। क्या बनाई है? एक रोड। और इस रोड का नाम है चीन की वन बेल्ट, एक ही बेल्ट में एक ही रोड। इस तरह से इसने विभिन्न अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ा है इस बड़े प्रोजेक्ट में, लेकिन भारत को नहीं जोड़ा है इसने। और तब भारत ने इसका विरोध किया कि चीन इस तरह से समुद्र में, यानी यहाँ पर तो इसने सैनिक अड्डे जमा दिए, लेकिन वह ऊपर से भी भारत को घेरना चाहता है। तो ये इसकी एक साल है जिसका भारत ने विरोध किया है, वन बेल्ट वन रोड की नीति। इसमें ध्यान रखना लगभग 29 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 29 देश शामिल है। और ये 2017 में कार्य शुरू हुआ था इसका, जो आपको ध्यान होगा। तो ये चीन की वर्तमान स्थिति की विदेश नीति में बदलाव है, जो किसी न किसी तरीके से भारत और उसके सामने जो भी दीवार है उसको कंट्रोल में रखना चाहता है और अमेरिका जैसी ताकत जमाना चाहता है। तो आज के वीडियो में आपने जो समझा है तो उसके लिए आपको नोट्स भी बनाना, और कोई समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आपके पास है। तो नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नए क्लास के लिए, नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।